तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केम5 क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है केम5 क्लासेस बाय पार्थ कौशिक। तो आज की क्लास में हम डील करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीबीएसई में भी बहुत बार पूछे गए हैं और जो इस चैप्टर से, जिसका चैप्टर का नाम चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें हम कुल मिला के 4 क्वेश्चंस को मेनली डिस्कस कर लेंगे, जो कि क्या क्या हो जाएंगे मैंने आपको बता रखा है, नोट डाउन पहले ही करके रख लिया है। जियोलाइट के ऊपर आ जाएगा, एक आ जाएगा स्पेस सेलेक्टिव कैटलिस्ट के ऊपर और एक आ जाएगा आपका मैकेनिज्म ऑफ स्पेस सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अच्छा, अब इसके बाद जो एक और क्वेश्चन बनता है आपका बन जाएगा वो एंजाइम के ऊपर, जो मैं आपको इसे नोट डाउन कराने के बाद लिखवा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जियोलाइट के साथ। These are the space selective catalyst which depends upon the shape and size of reactants and catalyst but not on nature. Zeolite have honeycomb-like structures in which reactants of very small size कैन फिट। अच्छा, अब आप ये कहते होंगे इतनी बड़ी बात बता दी, इतनी बड़ी बात समझा दी, लेकिन कुछ समझ नहीं आया, तो समझने के लिए क्या करेंगे। जियोलाइट आपने पहले भी नाम सुना होगा, क्या है? दीज आर दी स्पेस ऑफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। ये एक स्पेस होता है सेलेक्टिव कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट मैंने इससे पहले पार्ट में क्लैरिफाई तरीके से समझाया है कैटलिस्ट के बारे में। These are the space selective catalyst which depends upon the upon the क्या है, upon the shape and size of the reactant। रिएक्टेंट के शेप और साइज पे जो भी डिपेंड करेगा कैटलिस्ट, वो हमारा जियोलाइट होगा। फिर क्या कह रहा है? बट नॉट ऑन नेचर पे नहीं, चाहे वो नेचर लिक्विड हो, गैसियस हो या फिर हमारी सॉलिड हो, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर। क्या हो गया? दीज आर द स्पेस सेलेक्टिव कैटलिस्ट विच डिपेंड अपॉन द शेप एंड साइज बट नॉट ऑन द नेचर। जियोलाइट हैव हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। अब उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है, कैसा दिखता है, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, केमिकल स्ट्रक्चर। Zeolites have the honeycomb-like structures in which reactants are very small and can fit in it। इसका मतलब क्या कहा उसने? ये कहा भैया कि जो जियोलाइट का स्ट्रक्चर होता है वो हनीकॉम्ब होता है। हनीकॉम्ब क्या होता है? मधुमक्खी के छत्ते को कहते हैं हनीकॉम्ब। जियोलाइट हैव द हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स इन विच रिएक्टेंट्स आर वेरी स्मॉल इन साइज विच कैन फिट इन इट। मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं वो इतने छोटे होते हैं, वो इजीली उसके अंदर फिट हो जाएंगे। अच्छा, अब आप हनीकॉम्ब से क्या समझते हैं? आपने बहुत बार हनीकॉम्ब देखा होगा, मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। मधुमक्खी के छत्ते में वो इतना कोलैप्स तरीके से, इतना फाइनली मधुमक्खी बनाती है कि उसमें से शहद निकलता नहीं। आपने अक्सर ये देखा होगा, मधुमक्खी के छत्ते से छत्ता टूट जाएगा तो शहद निकलेगा, कभी भी शहद उसमें से निकलता नहीं रहता। वो इसीलिए नहीं निकलते रहता भैया क्योंकि उसमें बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, फाइन तरीके से वो बना होता है, मधुमक्खी ने उसे उस तरीके से बुना होता है। अच्छा, फिर इसके बाद इसका जर्नल फार्मूला क्या आ जाएगा जियोलाइट का भैया? जर्नल फार्मूला आ जाएगा AO2 होल टू S2 SiO2O4 इंटू डॉट H2O। आपको बात समझ आ गई होगी कि क्या कह रहा है वो उसके मतलब में। फिर आपका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, हमें बता दीजिए। इट इज ए जियोलाइट विच कन्वर्ट एल्कोहल इनटू गैसोलीन। कौन है भैया वो? Z5M। जहां पर यहाँ पर M की वैल्यू होगी 5, वो क्या होगा मुझे बता दो? वो होगा ऐसा जो कि हमारे अल्कोहल क्या होता है? शराब होता है। शराब को बदल दे गैसोलीन में बदल दे, उसे हम एक जियोलाइट का एक एग्जांपल दे दिया आपको। अच्छा, फिर उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट डिफाइन शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। अच्छा, शेप सेलेक्टिव, दीज आर दी कैटलिस्ट आ रहा है, तो दीज आर दी कैटलिस्ट which depends upon the shape and size of the reactants but not on the nature of the bond or nature of material। अच्छा, अब बात आपको समझ में कैसे आ जाएगी, आपको कोशिश करता हूं समझाने की। These are the catalysts which depends upon the shape and size of the reactant but not on the nature or the material। अच्छा,
इनका इस सेलेक्टिव शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट का मतलब सिर्फ उसकी शेप से है, उसके साइज से है, वो किस पदार्थ से बना है, किस मटेरियल से बना है, उसका उसे कोई मतलब नहीं है। आपको बात समझ आ गई कैसे? शेप है, सेलेक्टिव मतलब शेप के द्वारा ही सेलेक्ट होगा वो कैटलिस्ट, आपको बात समझ आ जाएगी। दीज आर द कैटलिस्ट व्हिच डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द रिएक्टेंट बट नॉट इन द नेचर ऑफ द बॉन्ड और नेचर ऑफ मटेरियल। अच्छा, बॉन्ड मतलब क्या है? किस टाइप का उसके अंदर बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, कोई सा भी बॉन्ड हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ना उसकी नेचर से मतलब है तो सिर्फ किससे? उसके शेप और साइज से। अच्छा, अब आप बोलेंगे जियोलाइट का ही तो है ये, बिल्कुल भैया। अब जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। आपने अभी मेरे समझ लिया शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट क्या होता है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है ये समझना, एक्सप्लेन दी लॉक एंड की मैकेनिज्म ऑफ शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट की। अच्छा, क्या कहता है भैया? रिएक्टेंट्स आर कंसिडर्ड एज ए लॉक इन विच कैटलिस्ट ऑफ सेलेक्टिव साइज कैन फिट। अच्छा, क्या हुई बात भैया? बात बहुत ही सरल है। वो कहना चाहता है कि जब कोई भी रिएक्शन होगी जिसमें रिएक्टेंट्स वो कंसीडर करे जाएंगे एज ए लॉक, ताले की तरीके से, जिसमें कि कैटलिस्ट उसके अंदर फिट हो जाए, एक अच्छी तरीके से फिट हो जाए। मतलब क्या होगा? सीधा सच्चा, ताले में कौन फिट होता है भैया? चाबी फिट होती है, ताले के अंदर चाबी फिट होती है। इससे आप क्या समझ गए? रिएक्टेंट्स आर कंसिडर्ड एज ए लॉक इन विच कैटलिस्ट आर सुटेबल साइज, जिसमें कि कैटलिस्ट का एक सुटेबल साइज होगा। ये तो है नहीं अगर हमारे पास ताला इतना बड़ा है तो चाबी इतनी बड़ी होगी, चाबी हमेशा छोटी होती है, तो सुटेबल साइज सो दैट दे कैन फिट इन इट। अच्छा, फिर क्या? इफ कैटलिस्ट and reactants shape are not adjustable then catalyst will not occur whenever the nature of the material is used। मतलब कि क्या कहता चाहता है? अगर ताले का जो मिलाप है वो चाबी से अच्छे से नहीं हुआ, ताले के अंदर चाबी फिट नहीं बैठी, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, चाहे जो चाबी है वो सोने की हो, गोल्ड की हो, चांदी की हो, तांबे की हो, या किसी भी महंगे से महंगे कंपोनेंट से मिलके बनी हो, तो वो बेकार है। अब आपको ताला खोलना है तो आप उसी की से खोलेंगे और तभी उसका फायदा मिलेगा। फिर आप चाहे वो चाबी कितनी भी महंगी बना लीजिए, अगर चाबी गलत बनी है तो ताला नहीं खुलेगा। अच्छा, तो कैसे समझा? मतलब अगर रिएक्टेंट को हमने क्या माना था? रिएक्टेंट्स को माना था हमने कंसिडर्ड एज ए लॉक। अच्छा, रिएक्टेंट्स आर कंसिडर्ड, ये इसका लॉक एंड की मैकेनिज्म रूल है, जिसमें इजीली आपको बता दूं तो रिएक्टेंट क्यों क्या माना जाता है? लॉक। अच्छा, और की किसे माना जाता है भैया? की माना जाता है कैटलिस्ट को। अच्छा, बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी। लॉक हो गया रिएक्टेंट, की हो गई कैटलिस्ट, बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर करी तो एक एग्जांपल भी, मतलब एक ड्राइंग से भी देख लीजिए। ये हमारा लॉक हो गया जो कि है रिएक्टेंट, ये हमारी की हो गई जो कि है कैटलिस्ट, और ये इसमें इंसर्ट हो गई, इस एरिया के अंदर ये इंसर्ट हो गई है। मतलब ये एक सही है, ये कंप्लीटेड फिगर है, तो ये आपकी कंप्लीटेड फिगर हो जाएगी। एक एक बात को आपको समझा के चल रहा हूं। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को कर दीजिए जाके सब्सक्राइब, हर वीडियो को जाके देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, जो कि अगला क्वेश्चन रहेगा, जो कि होगा एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स की बात करूं तो एंजाइम्स आ जाएंगे हमारे इसमें 3 प्रकार के। तो अगर हमारी क्लास 12th है तो उसमें हम एंजाइम्स देखेंगे अभी सिर्फ 2 प्रकार के। आइए देखते हैं एंजाइम्स की डेफिनेशन। अच्छा, एंजाइम्स की डेफिनेशन देखने के लिए पहले मैं मिटा लेता हूं बोर्ड को। बात अच्छे से आपको समझा दी मैंने। एंजाइम क्या लिखना है भैया? चलो डिफाइन के आगे तो लिखा हुई है ना, मिटा के लिख देते हैं, नया लिख देते हैं सारा। डिफाइन एंजाइम, ठीक है।
अच्छा, डिफाइन एंजाइम तो क्या है? दीज आर दी बायोकेमिकल कैटलिस्ट, दीज आर दी बायोकेमिकल कैटलिस्ट विच कैन आफ्टर द रेट ऑफ दी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। अच्छा, क्या हुआ मतलब? दीज आर दी biological, these are the biological catalyst, these are the biological catalyst which hasten the rate of a biological process। अच्छा, आपको बात समझ आ गई कि क्या होता है हमारा एंजाइम। एंजाइम भैया बता दो मुझे क्या होता है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि एंजाइम की जो एंजाइम है वो है दीज आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच हैस्टन दी रेट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। कैटलिस्ट आपको बता दिया, कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो किसी भी प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस को फास्टली कर दे, तेजी से कर दे, वो आपका कैटलिस्ट होता है। तो एंजाइम वर्ड कहां से आया है भैया? एंजाइम वर्ड आया है बायो से। आपका केमिस्ट्री का शब्द नहीं है, एंजाइम है बायो से। तो लेकिन हम पढ़ लें कि क्योंकि कैटलिस्ट की बात हो रही है इसलिए एंजाइम का जिक्र होगा। दीज आर दी बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच हैस्टन द रेट ऑफ दी बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस किसको तेजी से करने के लिए जो कैटलिस्ट यूज होता है वो उसका नाम एंजाइम है, जो कि एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। अच्छा, आपको इतनी बात समझ आ गई, एंजाइम भी हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए, जो कि 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। एक बार देख लेते हैं क्या है 4 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले। सबसे पहले हमने क्वेश्चन देख लिया जियोलाइट, ठीक है। फिर हमने उसके बाद क्वेश्चन पढ़ लिया सेलेक्टिव कैटलिस्ट वाला। फिर हमने पढ़ लिया लॉ की मैकेनिज्म। फिर हमने पढ़ लिया एंजाइम। कितने क्वेश्चन पढ़ लिए भैया हमने? कुल मिला के 4 क्वेश्चन पढ़ लिए आज। में जियोलाइट पढ़ लिया, सेलेक्टिव कैटलिस्ट पढ़ लिया, लॉक एंड की ऑफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट पढ़ लिया, एंजाइम पढ़ लिया। अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है हर वीडियो में बता के चलता हूं। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाता है उसका आने वाले साल, कितने साल में वो क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों के द्वारा, बच्चों को दिया गया है थाली परोस के पेपर में। तो ये क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन टोटल मिला के करीबन अगर एवरेज निकालूं तो 4 बार नहीं, कुछ 6 बार भी हैं, तो एवरेज निकालूं तो 6 बार पूछ रखे हैं। जिसमें कि हम 2003 से लेके अभी तक 2019 के पेपर तक की बात कर रहे हैं। 2003 से 2019 में ये क्वेश्चंस कुल मिला के 6 बार पूछे गए हैं अलग अलग पेपर्स में। तो इसलिए ये टॉपिक होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट। इसीलिए मैं इस वीडियो का नाम दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, जो कि होगी हमारी पार्ट 4। इस वीडियो का नाम होगा पार्ट 4। अगर आपको क्लास समझ में आ गई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर मेरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आते रहूंगा नई नई अपडेट्स के साथ। इसी के साथ करता हूं इस वीडियो को एंड। जय हिंद, जय भारत। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।